हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी डिकोड। हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं वो देखेंगे। राज्यसभा का इलेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आई नो कि 2-3 दिन का गैप हो चुका है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। ठीक है, डोंट वरी, अभी जो लेक्चर है वो अपलोड रेगुलरली होंगे। ओके, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, लेक्चर्स मैं अपलोड रेगुलरली करूंगी। अगर लेक्चर अपलोड नहीं होते हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इस कोर्स को बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेक्चर रेगुलरली होंगे, अच्छे से होंगे। तो दिक्कत मत मानिए और अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। तो लोकसभा के लिए इलेक्शन कैसे होते हैं? द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा आर एज फॉलोज। तो लोकसभा के लिए इलेक्शन कैसे होंगे, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है। ठीक है, तो कैसे बताया है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती क्या है। ठीक है, देखते हैं, एक बार बेस क्लियर कर देती हूँ आपका। ठीक है, उसके बाद बुक में से पढ़ेंगे। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? जैसे हमारा ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा पूरा इंडिया है। आई होप थोड़ा सा अच्छा बन जाए, हैंडल कर लेना भाई। तो ये अपना पूरा इंडिया है। ठीक है, अब इसको हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। ये मैंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। जैसे यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, हमारा यहाँ पे यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, एमपी है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट। मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है ऊपर, फिर यहाँ पे बिहार है, झारखंड है। ठीक है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये पूरा मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ठीक है, तो केरला, तमिलनाडु, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, तो इतने सारे स्टेट्स हैं। तो उन स्टेट्स को हमने किस में बांट दिया? अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ नहीं होता है, बस एरिया होता है। ठीक है, एरिया होता है। और हमने ऐसे नहीं बांट दिया कि पूरे इंडिया में। अब जो इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट में हमने उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट दिया है। जैसे एक यूपी है। ठीक है, यहाँ से उठाया जैसे यूपी, उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया। पर वो बांटा कैसे है, उसको अलॉट कैसे किया गया है? ये जो बॉक्स दिख रहे हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनको दिया कैसे गया है? तो इसको दिया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि एक सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ सीट। ठीक है, तो कितनी पॉपुलेशन एक सीट को दिखाएगी, तो सेम पॉपुलेशन एक सीट को दिखानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यूपी में 60 मिलियन लोग हैं, 6 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है। यूपी में 60 मिलियन लोग रहते हैं, 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में। ठीक है, और सीट्स कितनी है उसमें? नंबर ऑफ सीट्स कितनी बांटी हमने? 60 सीट्स, 60 एमपी, 60 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक ही बात है ये। ठीक है, क्योंकि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमपी चुना जाता है, फिर उसके बाद उसको एक सीट मिलती है। कहाँ मिलती है? लोकसभा में मिलती है। ठीक है, तो इसका रेशो कैसे होगा? इसका रेशो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इसका रेशो इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है कि एक सीट और दूसरी सीट। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, तो ये जो दोनों बॉक्स हैं, ये दो सीट, ठीक है, सेम पॉपुलेशन को दर्शाएंगी। अगर यहाँ पे
एक्स पॉपुलेशन है तो यहाँ पे भी एक्स पॉपुलेशन ही होनी चाहिए। मतलब कि जो एक सीट है और जो सेकंड सीट है, जो एक सीट है और जो सेकंड सीट है, अगर एक सीट 1 मिलियन लोगों को दिखा रही है तो दूसरी सीट भी 1 मिलियन लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगी। मतलब एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं? 1 मिलियन। हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं? 1 मिलियन। और ये कितनी है? 60 मिलियन। तो 60 अबव 60 को कर दिया तो एक सीट आई कितने के पास? 1 मिलियन लोगों के पास। ठीक है, तो ऐसे जो है हम अलॉट करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को। ठीक है, कि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, और ये रेशो जो है ये वायलेट नहीं होना चाहिए। ये वायलेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर एक सिटीजन की जो वोट है वो इक्वल वैल्यू की होनी चाहिए। इक्वल वैल्यू की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीट जो है वो 2 मिलियन लोगों को 2 मिलियन लोगों को पार्टिसिपेट करवा रही इलेक्शन में। मतलब 2 मिलियन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रही है एक सीट 2 मिलियन लोगों को, और वहीं पे दूसरी सीट कितने लोगों को कर रही है? सिर्फ 5 लाख लोगों को। यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 5 लाख। तो ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ पे सिर्फ 5 लाख लोग जो है एक एमपी को चुन रहे हैं, यहाँ पे वहीं 20 लाख एक एमपी को चुन रहे हैं। तो यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है ना लोगों की। तो यहाँ पे सिटीजन की वैल्यू क्या हो रही है? ऊपर नीचे हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ये करेक्ट है। मतलब ये रेशो करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा यूपी में हुआ है विद इन स्टेट, ऐसा ही सेम हर एक स्टेट में होना चाहिए। हर एक स्टेट में सेम चीज होनी चाहिए। मतलब एक सीट के पास इक्वल, हर एक सीट के पास इक्वल क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ये जो रेशो है हर स्टेट में सेम होना चाहिए। मतलब हर स्टेट में ये फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। हर स्टेट में सेम फॉर्मूला होना चाहिए। अगर यूपी में ये फॉर्मूला चल रहा है तो कर्नाटका में भी यही फॉर्मूला चलेगा, अलग नहीं चलेगा। ठीक है, तो विद इन द स्टेट भी यही फॉर्मूला अलॉट होगा, और हर एक स्टेट में भी यही फॉर्मूला अलॉट होगा, पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में। इसमें एक्सेप्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। एक एक्सेप्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। अब पढ़ के देखो। फॉर द पर्पज, अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने बताया है। ठीक है, फॉर द पर्पज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्यों बनाया गया है? किस पर्पस के लिए बनाया गया है? ताकि हम डायरेक्ट इलेक्शन करवा सके। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या होता है कि 18 साल के जो भी पर्सन है और उससे ज्यादा की जो जिनके पास एज है वो वोट कर सकते हैं। कहां पर? लोकसभा के इलेक्शन में, टू द लोकसभा। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन करवाना लोकसभा के लिए। ठीक है, और जिसके पास ज्यादा वोट आएंगे वो क्या बनेगा? एक एमपी बनेगा उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक स्टेट, मैंने आपको बताया, अभी समझाया कि हर एक स्टेट को, जैसे यूपी है तो उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने बांट दिया। इस रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रोविजन दिए हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि विद इन द स्टेट भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, हर एक स्टेट में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो वही प्रोविजन जो है इन्होंने दिया है। तो देखो, पढ़ के देखो इस सेम चीज को। तो ये जो 2 प्रोविजन है ये है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन क्या है? ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। हर स्टेट में अलॉट की जाएंगी नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, कि लोकसभा में कितनी सीट होंगी इस स्टेट से। मान लो यूपी की 80 सीट्स हैं। ठीक है, 80 सीट्स हैं, तो वो किस वे में की गई है अलॉट? वो इस वे में अलॉट की गई है, इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स, पूरा लिखते ही नहीं है ये, नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, एंड इट्स पॉपुलेशन, तो वो जो रेशो है किस चीज का? पॉपुलेशन का अपॉन नंबर ऑफ सीट्स का, कि एक सीट इतनी पॉपुलेशन को दिखाएंगी। ठीक है, तो कितनी सीट बनेंगी उस पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे, तो सीधी सी बात है, पहले हम पॉपुलेशन देखते हैं। मान लो यूपी में 60 मिलियन पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कितनी सीट बनाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट बनती है। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को देखकर हमें कितनी सीट्स देनी है, द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन को देखकर हमें कितनी नंबर ऑफ सीट अलॉट करनी है। ठीक है,
तो ये जो सेम फॉर्मूला कि इतनी पॉपुलेशन वहां पर दर्शा रही है उस स्टेट में, तो हर एक स्टेट में सेम फॉर ऑल स्टेट। अब ये जो फॉर्मूला है हर एक स्टेट के लिए सेम होगा। समझ आ गई? वही सेम चीज है, वही सेम चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया। हर एक स्टेट में यही फॉर्मूला यूज होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी में दूसरा फॉर्मूला होगा कि पॉपुलेशन नहीं, वहां पे कुछ और ही एरिया वाइज जो है कि मतलब किसके पास या फिर कितनी एज की पॉपुलेशन है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दी जाती है। तो ये जो प्रोविजन है हर एक स्टेट में, ऑल स्टेट में यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है हर एक स्टेट में यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये जो प्रोविजन है, अब लिमिटेशन क्या है? एक एक्सेप्शन है, लिमिटेशन नहीं सॉरी, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि मैम आपने तो बोला था ठीक है कि पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, तो लेकिन दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन। अब आपने बोला कि 1 मिलियन लोग यूपी में एक सीट को दर्शा रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका में भी, ठीक है, हर एक स्टेट में। अब उनका क्या करें जिनमें 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन है? मान लो कि यहाँ पे तो 1 मिलियन एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो 1 मिलियन, अगर किसी स्टेट में 1 मिलियन पॉपुलेशन है ही नहीं, जैसे अभी फिलहाल सिक्किम में कितनी पॉपुलेशन है? 0.7 मिलियन है, ठीक है, तो 1 मिलियन तो है ही नहीं, तो इसको कैसे दोगे? तो उसमें भी जो है प्रोविजन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होता। कौन से स्टेट में अप्लाई नहीं होता? जिसके पास लेस देन 6 मिलियन पॉपुलेशन है। और मैं आपको बता दे देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसके पास 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन है। तो आसाम को छोड़कर जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं सब में कौन कौन से हैं? सिक्किम, सिक्किम में सिर्फ 0.7 मिलियन पीपल है, मतलब उनके पास सिर्फ एक सीट है, ठीक है। और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में सिर्फ 1.2 मिलियन पीपल है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1.6 मिलियन है, नागालैंड में 2.2 है, मणिपुर में 3.4 मिलियन है, इसके पास 2 सीट्स आती हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास 2 सीट्स आती हैं, इनके पास एक एक सीट्स आती हैं। त्रिपुरा के पास 2 सीट्स आती हैं, ठीक है। मेघालय के पास 2 सीट आती हैं, इसकी 3.9 मिलियन पॉपुलेशन है। गोवा के पास 1.6 मिलियन पॉपुलेशन, इसके पास 2 सीट्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो 6 मिलियन पॉपुलेशन जिनकी कम है जिन स्टेट्स की, उनमें ये फॉर्मूला जो है अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? हर एक स्टेट में ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच अ मैनर। किस मैनर में? हर एक स्टेट में, जैसे मैंने अभी आपको यूपी का एग्जांपल दिया, तो उसको किस वे में बांटा गया है? तो सेम वे में तो बांटा गया है कि रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और नंबर ऑफ सीट अलॉटेड। देखो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड अच्छे से बताया, नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख दिया है। तो बच्चा पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेगा या सेकंड पॉइंट पढ़ेगा? तो वही है कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो देखो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस मैनर में? इस मैनर में कि कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है नंबर ऑफ सीट अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन है वो हर एक सीट में इक्वल आए। टू इट इन सेम थ्रू आउट द स्टेट, और ये सेम चीज हर एक स्टेट में करने की, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेट की। यहाँ पर एक स्टेट की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे पूरे इंडिया की बात की गई कि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, बस ये है कि हर स्टेट में सेम फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे स्टेट के अंदर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला हर जगह सेम यूज हो रहा है, सीधी सी बात ये है। बस इसको 2 चीज में इन्होंने कर दिया है कि इंडिया के हर एक स्टेट के बीच में और एक स्टेट के अंदर बात सेम हो रही है, हर एक स्टेट में और हर एक स्टेट के अंदर, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन ब्रीफ, अगर हम इन ब्रीफ में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी इन 2 एस्पेक्ट में। वो जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं वही, किन 2 रिस्पेक्ट में? कि बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब,
हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हर एक स्टेट में सेम फॉर्मूला यूज होगा अनटिल और अनलेस उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन, पॉपुलेशन जो है 6 मिलियन से कम है। अदरवाइज ये फॉर्मूला हर एक में यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लानी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है इक्वलिटी लानी है, ठीक है, सेम चीज होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन में, ताकि जो वैल्यू है हर एक सिटीजन की, जो वोट की वैल्यू है वो सेम हो, ठीक है, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सॉरी। सो हर एक स्टेट में सेम हो और बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम स्टेट भी सेम हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जस्ट ए सेकेंड। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो मैंने पॉपुलेशन बताई, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पॉपुलेशन है इसको देखता कौन है, कि इसमें यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, स्टेट में इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन हो गई है, तो इस चीज को कौन देखता है? तो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन जो असर्टेन एट द प्रीसीडिंग सेंसस, मतलब जो पिछले सेंसस में हर 10 साल में सेंसस किया जाता है, मतलब करना चाहिए बट इंडिया में होता नहीं है, वो बात अलग है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में कैसे क्या हुआ है, पूरी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो पैरा है वो वही है। तो सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन, अभी जो प्रेजेंट जो सेंसस लिया गया वो 2011 का है, उसके बाद कोई सेंसस हुआ ही नहीं है, ठीक है। सेंसस मतलब हम पॉपुलेशन देखते हैं, कितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया के पास है, प्रॉपर हम हर एक चीज को देखते हैं उसमें। तो ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश, तो जो सेंसस जो रेलिवेंट पब्लिक जो रेलिवेंट फिगर दर्शाता है कि इतनी पॉपुलेशन है स्टेट में, जो भी वो दिखाता है, तो उस पॉपुलेशन को हम कंसीडर करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटने में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। अब हम पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से देखते हैं, तो अब हुआ क्या है, अब ये बहुत मेन टॉपिक है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। हर एक सेंसस के बाद क्या होता है, रीएडजस्टमेंट होता है। किस चीज में रीएडजस्टमेंट होता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा। अब ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये डीलिमिटेशन की जो है डेफिनेशन है, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब होता है रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को। देखो, डीलिमिटेशन में दो चीज आती है। पहला आती है री एलोकेशन ऑफ सीट्स, कि आपको दोबारा जो है सीट्स को री एलोकेट करना है, बांटना है सीट्स को अमोंग स्टेट्स, हर एक स्टेट में, फॉर द लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है डीलिमिटेशन में, कि हमें रीड्रॉ करनी है, क्या बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन स्टेट, ठीक है। मान लो ये यूपी है, ठीक है। अब इसके अंदर फिलहाल कितनी है? 80 सीट्स है, मान लो, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट में 80 सीट्स है। डीलिमिटेशन क्या होता है? अभी मान लो यूपी में 80 सीट्स हैं, तो ये जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, अब ये होगी क्या इनकी बाउंड्री, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये क्या होगी इनकी बाउंड्री, ये क्या होगी इनकी बाउंड्री, ठीक है। तो एक तो इस बाउंड्री को थोड़ा सा इधर ले आना, इस बाउंड्री को थोड़ा सा इधर ले आना, इस बाउंड्री को थोड़ा सा इधर ले आना, तो ये होता है रीड्रॉ करना बाउंड्री टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है। सिर्फ रीड्रॉ करना, इधर उधर कर दिया, सीट उतनी है, इसको थोड़ा इधर कर दिया, इसको थोड़ा और इधर कर दिया, ठीक है, तो सीट तो उतनी है। रीएलोकेट सीट ऑफ लोकसभा, अगर हम ये चीज करेंगे, अगर अकेली हम ये चीज करेंगे, सीधी सी बात है, डीलिमिटेशन में दो चीज आती हैं, एक तो रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को,
और एक क्या करना, सीट को बढ़ा देना। ठीक है, मान लो 80 सीट्स हैं, तो 80 से या तो हमने 90 कर दी या 80 से हमने 70 कर दी। तो सीट्स को घटाना और बढ़ाना, मतलब यूपी को हमने पहले 80 सीट्स थी, अब हमने 90 सीट्स दे दी है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, या पॉपुलेशन उसकी कम हो गई है तो घटा देंगे। तो इसको बोलते हैं कि सीट को रीएलोकेट करना लोकसभा में। ठीक है, 543 सीट्स में से 543 सीट्स में से यूपी के पास पहले कितनी सीट थी, 80, अब कितनी हो गई है, 90। तो इसका मतलब क्या है, उनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ गई हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये होता है रीएलोकेट करना, सीट को घटाना बढ़ाना। सिर्फ बाउंड्रीज को करना, सिर्फ इधर बाउंड्रीज को करना, इसको बोलते हैं कि बाउंड्रीज रीड्रॉ कर दी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ठीक है, मतलब कि मान लो लखनऊ है, ठीक है, जैसे लखनऊ है, अब उसकी इतनी जो है, इतना एरिया उसमें आता था। अब ये जो एरिया है थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ा दिया, मतलब रीड्रॉ कर दिया, पर सीट तो ये एक ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ है कि डीलिमिटेशन का पहला पॉइंट ही चेंज हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, सीट उतनी ही रही है, सिर्फ बाउंड्री रीड्रॉ कर दी गई है। इसका मतलब ये है। तो डीलिमिटेशन में दो चीज होती है, क्या क्या होती है, रीएडजस्टमेंट करना, किसका, सीट का रीएडजस्टमेंट करना लोकसभा में टू द स्टेट्स, आ गया समझ में। डिवीजन करना हर एक स्टेट का इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब उनकी बाउंड्री तय करना। ठीक है, उनकी बाउंड्री तय करना, बस यही है। अब पार्लियामेंट इम्पावर है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ये अथॉरिटी दी गई है कि किस वे में आप इसको रीएडजस्ट करेंगे। ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी किस वे में करेंगे, पॉपुलेशन तो उन्होंने बता दी। ठीक है, लेकिन उसको ये पावर दी गई है कि आप अथॉरिटी को डिटरमाइन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट सेंसस करवाती है उसके रिगार्डिंग, तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो सेंसस करवाएगी। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, बाउंड्री को जो है रीएडजस्ट करेगी, या फिर सीट को रीएडजस्ट करेगी, अलॉट करेगी अलग अलग सीट्स। ठीक है, ज्यादा या कम। तो ये जो पावर है किसको दी गई है, ये पावर दी गई है किसको, पार्लियामेंट को दी गई है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या किया, ठीक है भाई, हमको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। अब उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कैसे, अब वो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इनेक्ट किया, एक एक्ट लेकर आए, वो कौन सा, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952। एक एक्ट आया 1952 में आया, फिर 1962 में आया, 1972 में आया और 2002 में आया। फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस के लिए, कि आपको डीलिमिटेशन करनी है। ठीक है, डीलिमिटेशन मतलब रीएडजस्ट कर रहे हो, या तो आप बाउंड्री रीएडजस्ट कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, सीट रीएडजस्ट कर रहे हो। असल में किया क्या, अब हम वो देखेंगे। एक्ट तो लेके आई, अब हम ये देखेंगे कि असल में उन्होंने किया क्या। ठीक है, असल में उन्होंने किया कि इसके रिगार्डिंग तो ये एक्ट है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी एक्ट है, रीएडजस्ट के रिलेटेड, ये तो एक्ट है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन किस हिसाब से देखेंगे, हम सेंसस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो वो रेशो, वो जो फॉर्मूला है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, और हर 10 साल बाद जो है सेंसस होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, तो एक आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आई, 1976 में। अब ये क्या बोलती है, जस्ट ए सेकंड, मैं इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। जस्ट ए सेकंड, ओके। जस्ट ए सेकंड गाइस, ओके। ओके।
तो इसके रिगार्डिंग क्या आया, जस्ट सेकंड, इसके रिगार्डिंग पहली अमेंडमेंट कौन सी आई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया, 1976 में। कब आया, 1976 में। अब मैंने आपको बताया कि डीलिमिटेशन में दो चीज है, एक तो सीट्स को रीएडजस्ट करना, एक बाउंड्रीज को, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना। अब इस जो अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, तो वो क्या बता रहा है कि इस एक्ट ने फ्रोज कर दिया। क्या फ्रोज कर दिया, फ्रोज का मतलब है स्टॉप कर दी। क्या चीज स्टॉप कर दी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। मतलब सीट को हम रीएडजस्ट नहीं कर रहे हैं। 1976 में उन्होंने अमेंडमेंट निकाली, उन्होंने बोला हम सीट को रीएडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने फ्रोज कर दिया। फ्रोज का मतलब अब हम उन्हें रीएडजस्ट नहीं करेंगे। रीएडजस्ट किसके हिसाब से होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। पॉपुलेशन किसके हिसाब से देखते हैं, सेंसस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उसको हमने क्या कर दिया, फ्रोज कर दिया टू द स्टेट्स, हर एक स्टेट्स में। ठीक है, कि जितनी, अगर यूपी के पास 80 सीट्स है ना, उनके पास 80 रहेंगी अब। ठीक है, पॉपुलेशन होती रहे चेंज, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कर्नाटका के पास अगर 70 सीट्स हैं तो उतनी रहेगी उसके पास, कम ज्यादा नहीं होगी, ऐसा। तो सीट को हमने क्या कर दिया, सीट्स को हमने कर दिया फ्रोज। तो सीट को हमने क्या कर दिया, फ्रोज। किसके द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। टू द स्टेट्स, हर एक स्टेट में। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब कि हर स्टेट में जो हम डिवाइड करते थे, हर एक स्टेट में डिवाइड करते थे एलोकेशन ऑफ सीट्स टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, सेंसस के द्वारा, उसको हमने क्या कर दिया गया, फ्रोज कर दिया। लेकिन कब तक, हमेशा हमेशा के लिए नहीं किया, टिल द ईयर ऑफ 2000, टिल 2000। ठीक है, 2000 मतलब जैसे ईयर 2000 वाला जो साल है उस तक, 2002, 2003, 2004, तो 2000 तक। 1976 में अमेंडमेंट आई ना, तो उसने बोला कि 2000 तक हम इन सीट्स को फ्रोज कर रहे हैं, हम इनमें रीएडजस्टमेंट घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, फ्रोज कर दिया हमने। ठीक है, 2000 तक ये ऐसे ही रहेंगी सीट्स। ठीक है, एट द 1971 लेवल, मतलब अब इन्होंने, बुक ने पूरी बात बताई नहीं है। 1971 लेवल का मतलब है जो 1971 का जो सेंसस है, 1971 में जो सेंसस हुआ था। ठीक है, 1976 में अमेंडमेंट निकाली। 1971 में इन्होंने बोला ये जो सीट है, ये जो सीट है वो हम फ्रोज कर रहे हैं, फ्रोज कर रहे हैं। मतलब ये जो सीट्स हैं ये अलॉट लास्ट टाइम किस बेस पर हुई है, 1971 के सेंसस पर हुई है। ठीक है, तो इन 1971 के लेवल पर हम इन सीट्स को फ्रोज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस पर जो है हमने रीएडजस्ट कर रखी हैं पहले से। तो ला एंड में, मतलब अगर कोई सीट्स अभी फिलहाल जो लोकसभा में जो सीट्स है, लोकसभा में फिलहाल जो सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस के हिसाब से है। ठीक है, तो ऐसा, तो सीट्स जो है अलॉट की गई हैं 2000 तक। ठीक है, टिल 2000। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी तक, वो भी हम समझेंगे ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैं 1971 के लेवल तक अभी तक है। ठीक है, अभी देखेंगे जब हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे ना इसकी, तब देखेंगे। अब बाउंड्रीज भी इसमें, अब इन्होंने बताई नहीं है बुक में, लेकिन बाउंड्री भी इसमें फ्रोज कर दी गई। 42nd अमेंडमेंट में बाउंड्रीज भी फ्रोज कर दी कि हम बाउंड्रीज भी चेंज नहीं करेंगे। किसके बेस पर हो रखी है ये फ्रोज, 1971। 1971 के बेस पर फ्रोज होने का मतलब ये है, अगर लास्ट टाइम वो रीएडजस्ट हुई है तो वो 1971 के सेंसस के बेस पर हो रखी है, और उसके बाद हमने वो रीएडजस्ट नहीं की है, तब से लेकर अब तक वो स्टॉप है, फ्रोज कर दी गई है। अब ये जो बैन है, इस बैन को, ये जो बैन है ना, ये जो बैन 42nd अमेंडमेंट में किया है,
वो रीएडजस्ट, ये जो बैन है रीएडजस्ट का, वो एक्सटेंड कर दिया गया कब तक, 25 साल और तक, मतलब 2026 तक। मतलब अब देखते हैं, बाय द 84th अमेंडमेंट। अब दूसरी अमेंडमेंट कब आई, 84th अमेंडमेंट आई इसके रिगार्डिंग, ठीक है, डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग 84th अमेंडमेंट आई। कब आई, 2001 में आई। कब आई, 2001 में आई। क्यों आई 2001 में, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में तो ये लिख रखा है ना कि फ्रोज रहेंगी सिर्फ 2000 तक। अब अगर हम अमेंडमेंट नहीं करते तो हमें सेंसस के हिसाब से फिर से रीएडजस्ट करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि हर 10 साल बाद सेंसस करके, और पार्लियामेंट को एम्पावर दी गई है कि आप करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 2001 में उन्होंने 84th अमेंडमेंट लेके आए। तो उस अमेंडमेंट में क्या किया, उस अमेंडमेंट ने किया कि ये जो ये जो सीट है, ये जो सीट है, ये जो सीट्स हैं, ये फ्रोज रहेंगी, ये फ्रोज रहेंगी। इसको इसको तो वो छेड़ ही नहीं रहे हैं। और ये कब तक रहेगी, उन्होंने बोला कि यहाँ तक 2000 तक थी ना, अब हम नई अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। 2001 में एक नई अमेंडमेंट आई, कौन सी, 84th अमेंडमेंट। उसने क्या बोला कि ये 2000 तक थी ना ये फ्रोज जो सीट रीएडजस्टमेंट का, अब हम इसको फ्रोज जो है इसका एक्सटेंड कर रहे हैं, और 25 साल इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, उन्होंने 25 साल के लिए इस अमेंडमेंट से जो है सीट को फ्रोज करने का जो उन्होंने जो प्रोविजन दिया था उस अमेंडमेंट ने, उसको 25 साल और बढ़ा दिया आगे, ठीक है। इसका मतलब अप टू 2026, अभी 2025 चल रहा है, तो 2026 तक 84th अमेंडमेंट चलेगी कि तब तक कोई सीट में अदला बदली नहीं होगी, ठीक है, कि इस स्टेट को 80 है तो 90 हो जाएगी, कुछ नहीं। अभी 2026 तक ये अमेंडमेंट चल रही है, ठीक है। अब विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हम फ्रोज कर रहे हैं सीट्स को, हम फ्रोज कर रहे हैं सीट्स को, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैम आपने बोला 42nd में भी हमने फ्रीज कर दी, तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से तो इतने सालों तक ऐसे ही चलते आ रहे हैं क्या, मतलब सीट्स हम अदला बदली कर ही नहीं रहे, और पॉपुलेशन तो हमारी इतनी बढ़ चुकी है। वही तो हम इसीलिए नहीं कर रहे, क्योंकि बिकॉज हमें दो रीजन से हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों क्यों कौन से दो रीजन है, कि हमें प्रमोट नहीं करना है। क्या प्रमोट नहीं करना है, कि जो स्टेट जो पॉपुलेशन को ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा, उनको प्रमोट नहीं करना है। तो हमें प्रमोट किसको करना है, हमें प्रमोट करना है पॉपुलेशन कंट्रोल को। हम किसको प्रमोट करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल को। लाइक केरला, ठीक है, केरला जो स्टेट्स है, तमिलनाडु जो स्टेट्स है, इन्होंने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को घटाया। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। जब आप जो है सोसाइटी जो है सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, तो आप देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पॉपुलेशन से। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इन स्टेट ने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को घटाया, ठीक है, ताकि इशू क्रिएट ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हम रिसोर्सेज का। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, रिसोर्सेज बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, पॉपुलेशन को कम करना हमारे हाथ में है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। ओके,
तो हमने इस चीज को क्यों किया, ताकि हम प्रमोट कर सके किस चीज को, पॉपुलेशन कंट्रोल को जो है हम प्रमोट कर सके। तो अगर ये पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो इनको क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी पनिश्ड, शुड नॉट बी पनिश्ड विद फ्यूअर सीट्स, ठीक है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम उनको सीट्स भी ज्यादा देंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा हमें सीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम रीएडजस्ट ही नहीं कर रहे कि आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो और आपको सीट दे रहे हैं, और जो पॉपुलेशन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कम सीट मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा ना करने के लिए हम रीएडजस्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा क्यों नहीं कर रहे हैं, अवॉइड करने के लिए कि हम रिवॉर्ड करें ज्यादा सीट से जिनकी पॉपुलेशन जिन स्टेट की ज्यादा हो गई है, जैसे कि यूपी, बिहार। तो इनको हम क्या करें, रिवॉर्ड ना करें इनको किस चीज से, ज्यादा सीट्स के लिए। तो इन चीजों के लिए हम जो है रीएडजस्ट नहीं कर रहे हैं किसका, सीट्स का। और ना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 84th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हम ये लेकर आए, ठीक है। अब इसके बाद 84th अमेंडमेंट में दूसरी क्या चीज है, एक तो सीट दोबारा से हमने 25 साल के लिए फ्रोज कर दी, दूसरी क्या चीज है 84th अमेंडमेंट में, दूसरी है ये अमेंडमेंट इंपावर करती है गवर्नमेंट को, क्या किस चीज के लिए इंपावर करती है, टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब कि आप रीएडजस्ट कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। मतलब क्या है, जैसे 42nd अमेंडमेंट ने ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, जो दोनों जो पार्ट हैं डिलिमिटेशन के, वो दोनों ही फ्रोज कर दिए थे। लेकिन 84th ने क्या किया, ये जो सेकंड है इसको क्या कर दिया, खोल दिया, इसको फ्रीज नहीं किया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। मतलब अब गवर्नमेंट क्या है, इम्पावर है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे फ्रीज था, यहाँ पर फ्रीज नहीं है, इसको अनफ्रीज कर दिया। इसका मतलब आप बाउंड्रीज जो है सेट कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्रीज किसके हिसाब से सेट करोगे, यहाँ पर तो 97 के हिसाब से रोका था, तो यहाँ पे बाउंड्रीज आप किसके हिसाब से सेट कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस। 1991 का जो सेंसस है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आया 84th अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट कौन सा आता है, नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट कौन सा आता है, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2003 में। इसके 2 साल बाद ही क्यों आता है, क्योंकि उनसे है ना एक गलती हो गई थी कि उन्होंने बोला, सॉरी यहाँ पे 1991, तो 1991 के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे। 2001 में आया ये अमेंडमेंट, और 1991 के हिसाब से आप बाउंड्रीज को रीएडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उन्होंने बोला कि 1991 नहीं, हमसे गलती होगी, 1991 नहीं, पिछले अमेंडमेंट में हमसे गलती होगी। आप जो रीएडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। बाउंड्रीज इसको लिख लेना अपने बुक में, बाउंड्री को रीड्रॉ करना। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये नहीं है कि उसमें सीट्स भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो भी डिलिमिट कर दी उन्होंने, रीएडजस्ट कर दी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, नॉट 1991 सेंसस, ठीक है। तो 1991 सेंसस में नहीं, 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से आप बाउंड्री को रीएडजस्ट कर सकते हो। तो ये है तीनों अमेंडमेंट। अब देख लो, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, 87th अमेंडमेंट में तो बस ये हुआ है कि 1991 से 2001 वाला सेंसस इन्होंने जो है रिप्लेस कर दिया। 1991 का जो सेंसस है वो 2001 से रिप्लेस कर दिया। तो बस ये हुआ है इस अमेंडमेंट में। तो सीट अब तक फ्रोज चल रही है, सीट अब तक फ्रोज चल रही है। अभी जो सीट है ये फ्रोज कहाँ पर नहीं है, अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ये जो सीट्स हैं ये फ्रोज कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर ये फ्रोज नहीं है।
तो वो देखेंगे अभी हम। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs, शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी जो सीट्स हैं जो रिजर्व होती हैं, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको आपका पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ अच्छा खासा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अलग अलग चैप्टर में जो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें तो हम अलग से पढ़ेंगे ही। अभी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बेस समझा देती हूँ, इसी को इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, तो इसमें एक वर्ड आता है, क्या आता है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये वर्ड क्या कहता है? ये वर्ड कहता है रिजर्व करना। किस चीज को रिजर्व करना? ऐसा होता है ना, अगर हम कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो हम पहले ही अपनी सीट रिजर्व कर देते हैं, वहां पर और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आप ही जा सकते हो। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ये रिजर्व कर रहे हैं, किस कौन सी सीट को रिजर्व कर रहे हैं? यहाँ पर ये पॉलिटिकल सीट को रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सीट्स हो रहे हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं, लोकसभा में जो सीट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पर, कि वहां पर और कोई नहीं बैठेगा, वही बैठेंगे, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कि रिजर्व करना पॉलिटिकल सीट्स का, किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस, ठीक है, अलग रिलीजन के हिसाब से, और एथनिक कम्युनिटीज, उनकी लैंग्वेज या फिर कोई भी एथनिक में जो भी उनके जो स्पेसिफिक जो भी जिसके नाम से वो कम्युनिटी जानी जाती है, ठीक है, और उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से, कम्युनिटी की आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है, रेदर देन जस्ट पॉपुलेशन। जैसे हम पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बांटते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम रिजर्व करते हैं सीट स्पेसिफिक रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। इसके बिहाइंड में आइडिया क्या है? इसके बिहाइंड में आइडिया क्या है? आइडिया है कि इसमें देखो दो चीज आती हैं। कौन सी चीज आती है? दो, रिजर्वेशन और दूसरी आती है सेपरेट इलेक्टोरल्स। सेपरेट इलेक्टोरल, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, और रिजर्वेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? रिजर्वेशन का तो मतलब है कि लोकसभा में मान लो 543 सीट्स है, तो उसमें से मान लो 20 सीट्स हमने क्या कर दी? रिजर्व कर दी गई, किसी भी रिलीजियस, किसी भी अलग कम्युनिटी के लिए, उसकी आइडेंटिटी को क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, या फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दी? रिजर्व कर दी। दूसरा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में जैसे मैंने बताया ना कि डिलिमिटेशन में दो चीज आती है, कि एक रीएडजस्टमेंट करना किसका? सीट का। दूसरा किसका करना? बाउंड्रीज का। तो यहाँ पर भी जैसे ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसमें भी दो चीज आती है, एक तो रिजर्वेशन करना सीट्स का, दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? कि ये जो 20 सीट्स हैं, ये जो 20 सीट्स हैं, अब या तो जैसे अभी ये आइडिया क्या है कि डिफरेंट रिलीजन मतलब रिजर्व करना पॉलिटिकल सीट किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन, किसी डिफरेंट रिलीजन के बेस पर, ठीक है, कास्ट ग्रुप के बेस पर, ठीक है, जैसे लाइक हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, ठीक है, क्रिश्चियंस, दलित्स एटसेट्रा। तो इनके बेस पर और भी बहुत सारी जो भी अलग अलग कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी होती है, इनके बेस पर रिजर्व करना सीट्स को, ठीक है, पॉलिटिकल सीट्स को। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट में होता है कि अगर वो सीट्स मान लो कि अगर वो सीट, एक सीट किसकी है? सिख की है, ठीक है,
तो इस जब वोट देंगे, मैंने आपको बताया ना कि वोट में क्या होता है, 18 या उससे ज्यादा की एज के पर्सन वोट करते हैं, ठीक है। अब उस सीट पे कौन जा सकता है, जो सिर्फ सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है वही जा सकता है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में एक चीज आती है कि यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। जैसे अभी आप जाते हैं ना कि जो भी 18 साल के हैं या उससे ज्यादा की एज के हैं, वो हर कोई वहां पर जाकर हम वोट दे सकते हैं। हम सबके पास ये राइट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता है कि आप तभी वोट करने जा सकते हैं जब आप सिख कम्युनिटी से हो। अगर वो सीट रिजर्व है सिख कम्युनिटी की और उसका इलेक्शन होने जा रहा है, तो सिर्फ सिख कम्युनिटी के ही उसमें वोट करेंगे। हिंदूज, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन जो भी उसके अलावा है वो नहीं कर सकते, सिर्फ सिख करेंगे उसमें वोट, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन हमारे इंडिया में है। लेकिन वो किस बेस पर है, वो किस बेस पर है कि रिजर्व तो होगा, रिजर्व तो होगा SC ST का। जैसे एंग्लो इंडियन का तो था, एंग्लो इंडियन का था क्योंकि वो हो चुका है खत्म 104th अमेंडमेंट से। लेकिन SC ST की जो रिजर्वेशन है वो 104th अमेंडमेंट से क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बेस समझा रही हूँ, ठीक है। तो SC ST की रिजर्वेशन है, लेकिन इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है कि SC और ST का अगर उस सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC के जो लोग हैं वो वही वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी उसमें वोट दे सकते हैं, बस चुना जाएगा इस कम्युनिटी से, लेकिन वोट सब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है वोट सिर्फ अगर SC के लिए वो सीट है तो सिर्फ SC दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। अब इसके रिगार्डिंग आर्टिकल कौन से हैं, अब दो चीजों में आपको ना मैं थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या है, पहली बात क्या है कि जो ये जो रिजर्वेशन दी गई है SC और ST को, ये जो रिजर्वेशन दी गई है सीट्स में, पॉलिटिकल सीट्स में, एम्प्लॉयमेंट में नहीं कह रही हूं मैं, जॉब में नहीं कह रही हूं मैं, कहां कह रही हूं मैं, पॉलिटिकल सीट्स में जो रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। तो वो रिलीजियस कम्युनिटीज के बेस पर नहीं दी गई है, रिलीजियस कि उनका रिलीजन अलग है, इसके बेस पर नहीं दी गई है। वो दी गई है किसके बेस पर, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इस बेस पर कि हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री को जब हम उठा के देखेंगे तो हमने इंडिया की जो पॉपुलेशन है उन्होंने उनको एज ए डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप की उनको सोसाइटी में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा था, ठीक है। कि जैसा बर्ताव मतलब डिस्क्रिमिनेशन का भाव जो हमने उनके साथ किया है उसके बेस पर। क्योंकि होता क्या है, देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एक फैमिली में अगर कोई IAS या IPS बन जाता है, ठीक है, तो उसकी अगले आने वाली सारी पीढ़ी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसका अपलिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्या है, हिस्टोरिकली हमने इनको क्या किया गया, हमने इनको डिस्क्रिमिनेट किया। क्या किया, डिस्क्रिमिनेट किया। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, आपकी बुक से बाहर नहीं है ये, ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये चीजें, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है इससे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पीढ़ी है यहां तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते थे, तो ये आगे की तो अपलिफ्टमेंट होगी कैसे। तो इस अपलिफ्टमेंट को इतने सालों तक उनको नहीं दिया गया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आप देखेंगे कि लेटर जो वैदिक ईरा था वहां से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई। इतने सालों से 2000 सालों तक इनको ये जो एडवांटेज है जो सबको मिलता था, ठीक है, उनको नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज था उनका ऐसा होना।
ऐसा होना भी डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो उनको ये जो अपॉर्चुनिटी है ये नहीं मिली थी, ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली थी इतने सालों से, ठीक है। तो उनका अपलिफ्टमेंट इतने सालों से नहीं हुआ था। इट इज लाइक कि आपको एक जेल में रखा जा रहा है, ठीक है। आपके जो भी पूर्वज हैं उनको जेल में रखा जा रहा है, फिर उनके बेटे को भी वहीं रखा जा रहा है, फिर उनके बेटे को भी, फिर उनके बेटों तक, 2000 साल तक उनको वहीं रखा जा रहा है। इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो उनके हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप के लिए हमने क्या किया, उनको रिजर्वेशन दिया पॉलिटिकल सीट में, ठीक है। तो ये जब रिजर्वेशन दिया गया तो इस बेस पर दिया गया, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे, ठीक है, उनके द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उनके द्वारा इनके लिए जो है रिजर्वेशन सीट दी गई, ठीक है। इनके लिए सीट को रिजर्व किया गया कि इन सीट पर सिर्फ इतने लोग बैठ सकते हैं और ये सिर्फ एससी कम्युनिटी के होने चाहिए, ये सिर्फ एसटी कम्युनिटी के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट है वो, ठीक है, लोकसभा है वो, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में जहां पर लॉज बनते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन वहां पर होना चाहिए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, ताकि उनका क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, बहुत सारी जनता को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, ठीक है। अब एक और चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो है डिटेल में समझा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Just a second, guys, okay? Okay, enough. Okay. तो what happened? Huh. I don't know why this is not working. Sometime it's happened like that, huh? Now it's working. तो आर्टिकल 330, ठीक है, और आर्टिकल 16 का पार्ट 4, अब इनमें डिफरेंस समझ लीजिए आप, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ये जो है पार्ट 14 में आता है, ये पार्ट 3 में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन से पार्ट में आ रहा है, ये तो आपको याद मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है इन दोनों का डिफरेंस समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये देता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि उनकी सीट को रिजर्व किया गया है, वो यहाँ पे ये देता है। मतलब रिजर्व सीट्स इन पार्लियामेंट, किसका, एससी एसटी की रिजर्व सीट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं सीट रिजर्व इन इलेक्शंस, ठीक है। पार्लियामेंट में आप एमपी तभी तो बन सकते हैं जब आपके इलेक्शन होके जाते हैं, जब आपके पास ज्यादा वोट्स आती है, ठीक है। तो इलेक्शन में उनकी सीट रिजर्व होना, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 330, ठीक है। उसके अलावा भी है, पहले मैं डिफरेंस समझाने के लिए बता देती हूँ। आर्टिकल 16(4) में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मतलब जॉब्स इन गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्यों है, ताकि इंश्योर कर सके हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का अलग मतलब होता है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब इक्विटी होता है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इक्वालिटी होता है, इस पूरे का मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब इक्विटी होता है, ठीक है। तो इक्विटी देना इन गवर्नमेंट जॉब्स मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देना। जैसे
कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, इसके पास ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसके पास सारे ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, इसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है या ना के बराबर हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, इक्वेलिटी क्या होती है, इन दोनों को एग्जाम में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम में बैठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको हम बैठने दे रहे हैं, इसको नहीं बैठने दे रहे, या इसको बैठने दे रहे हैं, इसको नहीं बैठने दे रहे, तो ऐसा नहीं होगा, इक्वेलिटी है। लेकिन इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, उसको बोलते हैं इक्विटी। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि हम जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो हम उसको, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, दूसरे के पास रिसोर्सेज है, तो हम उसको ऐसा करें ना कि हम उसको नंबर्स में, ठीक है, जो एग्जाम्स में जो नंबर आते हैं उसमें थोड़ा सा क्या दे दे, रिजर्वेशन दे दे। मतलब कि आपके पास, आपको अगर ये 100 नंबर पे पास हो रहा है तो आप जो है 95 पे पास हो सकते हैं, ऐसा। तो इसको क्या दिया गया, 5 नंबर का एक्स्ट्रा दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज हैं, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, इसीलिए जो है रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो ये होती है इक्विटी, ये होती है इक्वेलिटी, ठीक है। बाकी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से जानेंगे। तो ये है आर्टिकल 330। अब ये देख लो कि टेम्परेरी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है। तो ये जो आर्टिकल 330 है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना, सीट रिजर्व होना एससी और एसटी की, ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल का जो प्रोविजन है, ये क्या है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ठीक है। मतलब ये 10 साल तक है, फॉर 10 ईयर्स। ये 10 साल के लिए बनाया गया था, हमेशा के लिए नहीं बनाया गया था कि आपकी जो सीट है वो रिजर्व होंगी कहाँ पर, पार्लियामेंट में, लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में, किसी भी स्टेट के पार्लियामेंट में। तो वो 10 साल तक टेम्परेरी था, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है। अब 104th अमेंडमेंट जो आई है, हर 10 साल के बाद इसको क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कि जो सोशल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड का मतलब है, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड दोनों आते हैं इसमें। इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अब हो गए हैं, पहले कम थे, तो इसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, हमें इन सीट्स को रिजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम एक और चीज देखते हैं, सिर्फ इकोनॉमी नहीं देखते, हम सोशल भी देखते हैं कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी वही कास्टिज्म की सोच है, वही डिस्क्रिमिनेशन की सोच है। चाहे आपने कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन अभी भी जो सोच है लोगों की वो बहुत पिछड़ी हुई है। तो इसकी वजह से इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, तो इन दोनों चीजों को देखा जाता है, और इसको 104th अमेंडमेंट के द्वारा फिर से एक्सटेंड किया गया है। कब तक, 2030 तक अब एक्सटेंड किया गया है। तो ये है आर्टिकल 330। अब देखते हैं आर्टिकल 16 का जो 4th पार्ट है कि आपने रिजर्वेशन दिया कहां पर, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो ये टेम्परेरी नहीं था, ये 10 ईयर्स तक नहीं है, ठीक है, ये 10 ईयर्स तक नहीं है, ये ऑनगोइंग है, ये ऑनगोइंग है। मतलब ऑनगोइंग का क्या मतलब है, मतलब ये है एज पर नीड्स एंड कोर्ट रिव्यू। अब ये भी किस चीज पर होगा, ये भी इसी चीज पर होगा, ये भी इसी चीज पर होगा, सोशल बैकवर्डनेस देखेंगे और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस देखेंगे। इन दोनों चीजों को देखकर अगर हमें नीड लगती है कि रिजर्वेशन को रखना चाहिए तो हम रखेंगे, अगर हमें नीड नहीं लग रही है उस टाइम पे तो हम नहीं रखेंगे रिजर्वेशन। तो इन दोनों चीजों को देखा जाता है, किसके द्वारा देखा जाएगा, कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा देखा जाएगा।
ठीक है, जुडिशरी के द्वारा देखा जाएगा कि ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आप डायरेक्ट इसको लेके कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हो। हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय। ठीक है, तो इन दो चीजों को देखा जाता है। तो इसमें हर एक के एज पर नीड्स, मतलब लोगों के इसमें विचार देखे जाएंगे कि सच में सोशल बैकवर्डनेस है या नहीं है, कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट वाले, रिजर्वेशन के फेवर वाले, उनकी हर एक चीज को देखा जाएगा कि दोनों में से इस टाइम पर वैलिड कौन सी है, वैलिड कौन सी है। ठीक है, तो ये अपना पक्ष रखेंगे, ये अपना पक्ष रखेंगे, तो उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है। फिलहाल ये जो है ऑन गोइंग है, और ये ऑन गोइंग रहेगा जब तक इसकी नीड रहेगी। ठीक है, तो ऐसा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, इट्स वेरी हॉट टॉपिक आई वुड से। आई होप मैं आपको पूरा समझा पाई अच्छे से। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब क्या है, यहां पर जो हम देख रहे हैं वो है आर्टिकल 330। क्या है, आर्टिकल 330। अब ये जो सेम चीज है ना, ये आर्टिकल 332 में दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव, हर एक स्टेट में असेंबली में भी जो है सीट रिजर्व होती है। तो आर्टिकल 332 और आर्टिकल 330 दोनों सीट करती है। आर्टिकल 330 लोकसभा में करती है, आर्टिकल 332 कहाँ करती है, असेंबली में करती है। तो दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबैंडन्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट आता है। क्या आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो उस चीज को तो अब दोनों चीजों से मिलकर ही बनता है ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखा, तो हमने पूरा का पूरा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं अपनाया, तो उसको क्या कर दिया, अबंडेंट कर दिया। क्या कर दिया गया, अबंडेंट कर दिया गया, मतलब हमने उसको नहीं रखा। ठीक है, इट प्रोवाइड, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सिर्फ रिजर्वेशन ऑफ सीट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। तो उनको कितनी सीट मिलनी चाहिए कि लोकसभा में आप 543 में से कितनी सीट्स देंगे, किसको, एससीज एंड एसटी को कितनी सीट देंगे। तो इसको, इस चीज को किसके बेस पर देखा जाता है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है। उनकी पॉपुलेशन बड़ी है तो हमें सीट बढ़ानी पड़ेगी, उनकी पॉपुलेशन घटी है तो हमें सीट घटानी पड़ेगी, ऐसा। तो ओरिजिनली क्या था कि जो रिजर्वेशन है वो ऑपरेट की थी फॉर 10 इयर्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, अप टू 1960। ठीक है, बट इट हैज क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, it will take some time I think. Just a minute, okay? हाँ, okay. Okay. तो वो 10 साल के लिए की गई थी, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बार बार कॉन्टिन्यूसली उसको एक्सटेंड किया गया। Since then by 10 ईयर each टाइम, हर 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया। अब लास्ट टाइम कब एक्सटेंड किया था, लास्ट टाइम एक्सटेंड किया गया था 104th अमेंडमेंट के दौरान, जो कि कब हुई थी, 2019 में। और अगर मेरे पिछले लेक्चर किसी ने देखे हैं उसको याद आ रहा होगा, एंग्लो इंडियंस की 2 सीट्स जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट लोकसभा में, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन 2030 तक जो रिजर्वेशन सीट है एससी और एसटी की, उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। किसके द्वारा, 104th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कब हुई, 2019 में हुई। ठीक है, दो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखा, इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है कि सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग आकर वोट देंगे उन्हें।
अगर वो एससी कैंडिडेट है, वो सीट रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एससी कम्युनिटी के देंगे। ऑल द वोटर, जितने भी वोटर हैं 18 और 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वहां पर वोट देंगे, वो इलेक्ट करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर एक के पास राइट है, विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। लिख दिया ना, विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मैं ऑलरेडी आपको समझाती, बेस इसीलिए स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि बाद में पढ़े तो आपको इजी हो समझना, ठीक है। तो अ मेंबर of scheduled caste and scheduled tribe is also not debarred, मतलब उनको स्टॉप नहीं किया गया है from contesting a general non reserve seats। मान लो 543 सीट्स में से 20 सीट्स हमने एससी के लिए की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है इन 20 सीट को छोड़कर कोई भी एससी कैंडिडेट यहाँ पर एज अ कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है। जो जनरल वालों के लिए है वो एससी कैंडिडेट के लिए भी है, और जो एससी कैंडिडेट के लिए वो तो है ही एससी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ऐसा, तो वो रोके नहीं गए हैं, नो डेबेट, मतलब उनको रोका नहीं गया। कहाँ नहीं रोका गया? जो जनरल सीट्स हैं, नॉन रिजर्व सीट्स हैं, वहां पर भी वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट होके आ सकते हैं अगर उनको जनता वोट देती है तो, ठीक है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सीट्स हैं ऊपर नीचे वो फ्रीज हो जाएंगी पूरे इंडिया में, लेकिन जो सीट्स हैं कौन सी, रिजर्व सीट्स, मैंने बताया था ना एक्सेप्शन है, वो भी एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, वो ये एक्सेप्शन है कि जो 84th अमेंडमेंट है, जो जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पे कि जो सीट्स हैं वो जो है फ्रीज हो गई हैं और बाउंड्रीज क्या है, अनफ्रीज हो गई। तो वो जो सीट्स हैं वो एक्सेप्शन कौन सा है, वो एक्सेप्शन है एससी और एसटी की सीट्स का, कि उनकी जो सीट है वो री एडजस्ट हो सकती है। 84th अमेंडमेंट क्या कहता है कि जो रिजर्व सीट है आप री फिक्स कर सकते हो, मतलब घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। किसकी? एससी एसटी की ओनली, ठीक है। उसके अलावा जनरल सीट नहीं घटा सकते आप, ठीक है। तो ओनली वही घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। तो किस बेस पर हम करेंगे? 1991 के सेंसस पर हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब तक जो सीट चलती आ रही है 1971 के सेंसस के बेस पर चलती आ रही है, ठीक है। लेकिन 1991 के हिसाब से 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से जो एससी एसटी की सीट है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं। अप्लाइड टू रैशनलाइजेशन ऑफ द जनरल सीट्स, ठीक है। तो प्रोवाइड करता है रीफिक्स करना रिजर्व सीट को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर 1991 सेंसस के हिसाब से एज अप्लाइड टू रैशनलाइजेशन ऑफ द जनरल सीट्स, ठीक है। जैसे हम जनरल सीट्स को घटा बढ़ा सकते हैं ना जिस प्रोविजन के हिसाब से, वैसे हमने स्टॉप कर दिया है, लेकिन अगर हम स्टॉप नहीं करते, जिस हिसाब से हम घटाते बढ़ाते हैं सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से एससी और एसटी की सीट्स को घटाया बढ़ाया जाएगा। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो एक सीट और बढ़ा देंगे, पॉपुलेशन घट जाएंगे तो सीट घटा देंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, बस और कुछ नहीं है, यही कह रहे हैं। बाद में क्या किया गया कि 87th अमेंडमेंट से क्या किया गया, जो 2003 में हुई थी वो रीफिक्स कर सकते 2001 में, वही कि हमसे गलती होगी 1991 में नहीं 2001 सेंसस के हिसाब से भी आप कर सकते हो, नॉट 1991 सेंसस के हिसाब से, ठीक है। तो जो स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन है ना सीट्स की फॉर एससी और एसटी इन द लोकसभा, वो गिवन है कहाँ पर, टेबल 23.5, तो वो पढ़ लेना, वो देख लेना, बस देखना ही है और कुछ नहीं करना। तो जैसे तो 2003 में क्या आई थी, 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, कि आप 2001 के सेंसस पर एससी एसटी की जो सीट्स है वो घटा बढ़ा सकते हैं। तो 2001 में डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। क्या रिपोर्ट आई थी? वो आई थी कि एससी के जो सीट्स हैं वो 79 to 84 की, पहले 79 सीट्स थी, अब हमने 84 सीट कर दिया कहाँ पर, लोकसभा में।
एसपी की कितनी थी 41 थी, अब कितनी हो गई है 47 हो गई है लोकसभा में। बट लोकसभा की सीट कितनी है फिलहाल 543 है, वो घटी बढ़ी नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर रखा है फ्रीज कर रखा है, ठीक है, इसको तो हमने फ्रीज कर रखा है, लेकिन ये घट बढ़ सकती है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेन कर दिया है मैंने हर एक छोटी चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बांट दी है, हमने पॉपुलेशन भी देख ली है, हमने सारे अमेंडमेंट सब देख लिया। अब इलेक्शन होना स्टार्ट होंगे। अब इलेक्शन स्टार्ट कैसे होंगे वो देखेंगे। इसका मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा लिख रखा है ना, इसका मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन, सीधा सीधा सा मतलब ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन। Though the Constitution has adopted the system of proportional representation in the case of राज्य सभा, पूरा राज्यसभा का इलेक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। वहां पर कौन सा सिस्टम होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, किसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, उसका भी कौन सा मैनर, उसका भी कौन सा वाला मीन कौन सा है उसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से, ठीक है। It has not preferred the same system in the case of लोकसभा। लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। Instead, it has adopted system of territorial representation। उसी को मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हर टेरिटरी से एक एमपी जाएंगे, बस यही मतलब और कुछ नहीं है, बस इसी को एक्सप्लेन कर दिया कि राज्यसभा में डायरेक्ट होता है, लोकसभा में नहीं होता है। तो लोकसभा में होता क्या है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर होता क्या है कि एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पर क्या है पार्लियामेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब पार्लियामेंट नहीं सॉरी लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा का तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जो लोकसभा के अंदर एक जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक एमपी लेजिस्लेचर का मतलब लोकसभा का, यहाँ पर लोकसभा लिखना चाहिए इनको, तो लोकसभा का क्या हर एक मेंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, ठीक है। तो वो एक एमपी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक एरिया ही तो होती है, एक एरिया ही तो होती है, ठीक है। तो हेंस तो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, मतलब एक एमपी इलेक्ट होता है। हेंस सच अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि उसमें से एक ही मेंबर होके जाता है, डबल दो थोड़ी होके जाते हैं, एक ही होके जाता है। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन बस सेम चीज का, ठीक है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस सिस्टम अ कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट इज डिक्लेयर इलेक्टेड। आप लोगों को पता ही है, आप वोट दे के जाते हो, ठीक है, फिर वोट चुनी जाते हैं किस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट आई है, फिर उस कैंडिडेट को इलेक्टेड घोषित किया जाता है कि ये बंदे को हम इलेक्ट घोषित करते हैं, ये इलेक्ट हो चुका है किसके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा वोट है, इसीलिए बस इसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स है, सबसे ज्यादा वोट्स इसके पास है। दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब उसके पास सबसे ज्यादा वोट है, तो ये सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। होल इलेक्टोरेट का क्या मतलब है यहाँ पर, होल इलेक्टोरेट का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है होल इलेक्टोरेट मतलब एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब मान लो कि 10 लाख लोग हैं, ठीक है, और मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है,
एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 लोग हैं, ठीक है। अब ए बी सी कैंडिडेट है, ए के पास 500 वोट आई है, बी के पास 300 वोट आई है, सी के पास 200 वोट आई है। जीता कौन? ए। लेकिन 1000 कौन सा है? होल इलेक्टोरेट। होल इलेक्टोरेट क्या है यहाँ पर? 1000। लेकिन जीता कौन है? 500 वाला। तो बाकी के 500 भाई इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वही चीज बोली गई है, 500 बाकी के 500 इनको तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इनको सिर्फ इनको, क्योंकि वो इनके द्वारा रिप्रेजेंट, वैसे रिप्रेजेंट सबको कर रहा है 1000 क्योंकि उस एरिया में से गया है, लेकिन उसको वोट नहीं दी गई है, उसके बेस पर बोल रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। रिप्रेजेंट तो वो कर रहे हैं, उनको वोट नहीं मिली बाकी 500 लोगों की, किसको? ए कैंडिडेट को, पर वो इलेक्ट हुआ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बेस पर बोल रहे हैं, ठीक है, कि 500 लोगों ने उसको वोट दिए, 500 ने नहीं दिए, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता होल इलेक्टोरेट को, उसके बेस पर बोल रहे हैं कि 500 लोगों ने उनको नहीं दिया। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? इट डज नॉट सिक्योर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज। मतलब जो बाकी के जो 500 लोग थे, मतलब 200 इधर चले गए, 300 इधर चले गए, लेकिन जो मेजोरिटी 500 इधर है, मेजोरिटी 500 जो इधर है, उनको ये बोल रहे हैं मेजोरिटी वोट, इनको इनको क्या मान रहे हैं? माइनॉरिटी मान रहे हैं। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको इन्होंने सिक्योर नहीं किया, मतलब उन्होंने इसको वोट नहीं दी, ठीक है। तो बस ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। हालांकि जो सिस्टम होता है कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम होता है, एम्स एट रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आपने समझा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को राज्यसभा में, ठीक है, तो आप ये बताओ कि लोकसभा में इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कैसे कर रहे हो? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो आपने ये बताया ना हमको कि जो ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं, जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं, ठीक है, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल सिस्टम। लेकिन लोकसभा में हम कैसे चुनेंगे? यहाँ पर तो कोई इलेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? लोकसभा का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो प्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, वो क्या होता है? ये जो सिस्टम है ना, इजराइल में, इजराइल जो कंट्री है, नीदरलैंड जो कंट्री है, तो वहां पर होता है। कैसे होता है ये? कैसे होता है ये लोकसभा में? कैसे होता है? यहाँ पर कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर हमारे पास लोकसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अगर हम अपनाते, डायरेक्ट इलेक्शन को ना अपनाते, तो वो जो हमने नहीं अपनाया प्रोपोर्शनल सिस्टम, वो क्या होता है वो देख रहे हैं हम। तो इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट रहे हैं ना, इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता है कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी है 3, ठीक है, ए बी सी, 3 पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। अब इलेक्शन होगा, ठीक है। अब जितने भी वोटर्स हैं, मतलब देश में जितने भी लोग हैं जिनकी 18 या 18 से ज्यादा की जो उम्र है, वो क्या करेंगे? वोट देंगे। अब 40% लोगों ने ए को वोट दी, 20% बी को दी, ठीक है, उसके बाद 40 सी को दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? हर एक पार्टी के पास इतनी इतनी परसेंट वोट आई, ठीक है, मतलब पूरे देश में से 40% लोगों ने ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया। उसके बाद क्या होगा? ईच पार्टी, अब ये जितनी भी पार्टी है, ए पार्टी गेट सीट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वो अपनी सीट लेंगी इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे हमारे लोकसभा में 543 सीट है, उसका 40% निकाल दो, उसका 40% निकाल दो, इतनी सीट 543 सीट ए के पास जाएंगी, इसका 20% बी के पास जाएंगी, इतनी सीट। उसके बाद 40% सीट किसके पास जाएंगी? सी के पास जाएंगी। अब 543 में से 40% इसके पास भी, 20% इसके पास भी, 40% इसके पास भी। अब इतनी सीट्स इनके पास हो गई, ठीक है।
इतनी सीट्स इनके पास हो गई। अब उस सीट पे अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करेगी। मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको राज्यसभा में समझाया था, राज्यसभा में जो मैंने आपको समझाया था उसका देखो, मान लो यहाँ पे ए को जाती है 217 सीट, यहाँ पर जाती है 217 सीट। अब ए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेगी, ए जो पॉलिटिकल पार्टी है, अब 217 सीट ए के पास आई, ए पॉलिटिकल पार्टी के पास। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स हैं, वो 217 लोगों को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। कैसे कि मान लो 217 में से एक सीट कैसे होगी, तो उसके लिए सेलेक्ट बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसके लिए इस एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट आ जाएंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसे ऐसे सेम जो मैंने आपको राज्यसभा में समझाया, ठीक है। तो ऐसे सीट्स को बनाया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो एम करता है, रिमूव करता है किसको, डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें कोई माइनॉरिटी नहीं रहती, मतलब जिन लोगों ने 40% दिए तो उस पार्टी के पास जाएगी, 20% उसके पास। लेकिन टेरिटोरियल में क्या होता है कि 500 लोगों ने नहीं दी और 500 लोगों ने दे दी, उनकी सीट बटेगी 200-300 में, लेकिन इसके पास मेजोरिटी आ गई तो ये जाएगा। लेकिन इनकी तो कोई वैल्यू नहीं रही ना डायरेक्ट इलेक्शन में। लेकिन प्रोपोर्शनल में तो सबकी गई कि 40% लोगों ने ए पार्टी को दिया, तो ए पार्टी की जितने भी 40% वोट है वो सारी उनके पास आई, 20% गई तो 20% आई। तो वो रिमूव करती है किसके, डायरेक्ट इलेक्शन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को। कौन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को क्या करती है, रिमूव करती है। अंडर दिस सिस्टम all section of people get representation in proportion to their number। तो proportional representation में क्या होता है, हर एक section people अपना representation अपने proportion में, मतलब 40% उनको मिले तो 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट उनको पार्लियामेंट में मिलेंगी, ऐसा, ठीक है। तो इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन, मतलब 20% लोगों ने अगर बी पार्टी को वोट दिए तो उनको भी 20 सीट मिलेंगी, ऐसा नहीं है इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे वहां पे 200 और 300 को 500 लोगों को जो है इग्नोर किया था, तो यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पर्सन भी, जो सेक्शन ऑफ पीपल है, वो भी अपना शेयर ले पाएगा, कहां पर, लेजिस्लेचर में, ठीक है, मतलब लोकसभा में। तो नेक्स्ट करते हैं। तो there are two kinds of proportional representation, namely single transferable vote और list system। हमारे इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है, कहां पर, राज्यसभा में, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट काइंड इज अडोप्टेड। इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अडॉप्ट किया गया है फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एंड फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। दो हालांकि कुछ मेंबर ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने एडवोकेट किया कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लें लोकसभा के लिए, ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया कैसा होता, फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, इन दो रीजन से हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, अभी तो आपने पढ़ा कि अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर लेते तो उसका एडवांटेज क्या था, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी थे, इसलिए हमने जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि डिफिकल्ट होता वोटर्स के लिए। यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है। क्या पूरे इंडिया की पब्लिक को ये समझ में आता, ये सिस्टम नहीं आता। तो ये अंडरस्टैंड करना है इस सिस्टम को, हर एक सेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी स्केल बहुत कम है, लो लिटरेसी स्केल है, तभी तो इतने सारे सोशल इश्यूज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। एजुकेशन इतनी कम है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, ठीक है। वोटर की प्रॉब्लम है, ठीक है, लैंड की प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी सोशल प्रॉब्लम इतनी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारे, रिलीजन, कास्टिज्म, ठीक है,
रीजनलिज्म बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि इनमें अच्छा नहीं है, रिलीजन में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, हर एक कम्युनिटी में अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिस्टम है जो कि बहुत खराब है, लेकिन वो स्टिल प्रिवलेंट है इंडिया में। तो उनके पास क्या है, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो बहुत लो लिटरेसी स्केल है। तो इस चीज में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उनको अंडरस्टैंड करवाना, क्या उन वोटर को अंडरस्टैंड करवाना ये सिस्टम कंट्री का, कि ऐसे आपको जो है पार्टी को वोट देना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ऐसे चुना जाएगा, तो ये अंडरस्टैंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता, ठीक है। सेकंड क्या है, अनसूटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू मल्टीप्लाई। मतलब देखो, अब मैंने तो आपको बता दिया ABC पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लेकिन रियलिटी में इतनी थोड़ी होती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ABCD Z तक हो जाती, मान लो सबको एक ऐसे सीट मिल जाती है, एक, और सबके ओपिनियन अलग, डिसीजन ही नहीं ले पाते, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं संभलेगा ऐसे, तो सबके ओपिनियन अलग अलग। तो हमारे यहाँ पे ये नहीं चलेगा, वहां पे चल सकता है जहाँ पे सिर्फ 2 गवर्नमेंट हो, 3 गवर्नमेंट हो, वहां पे नहीं चल सकता जहां पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो। तो इससे क्या होगा, लीड होगा इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, उनके ओपिनियंस अलग होंगे पार्टी के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं चल पाएगा। तो अनसूटेबिलिटी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी आ सकती है, और वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर आप वोट देंगे और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास सबसे ज्यादा, पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट आएंगी, वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो इस सिस्टम में तो अनसूटेबल है किसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी है, ये लीड कर देता है इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को। और एडिशनल में भी और भी बहुत सारी चीजें जो डीमेरिट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, कौन कौन से हैं, एक्सपेंसिव बहुत है ये, हाईली एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट इलेक्शन से भी ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव है ये, कि पहले तो आप इलेक्शन करवाओ पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है, जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए करवा रहे थे ना, तो वो अब हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए करवाएंगे, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, कि वो पॉलिटिकल पार्टी अलग से फिर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन करेगी, तो इट इज हाईली एक्सपेंसिव। दूसरा क्या है, ये कोई स्कोप नहीं देता, मतलब स्कोप नहीं देता, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ओके, तो it does not give any scope for organizing by election, मतलब इसका इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और इसको पहले इलेक्शन, 2 बार इलेक्शन को इनको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो इसका इतना बड़ा स्कोप रखना, ठीक है, और फिर बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बात वही है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ से डायरेक्ट चुन ले, वो सीधा लोकसभा में बैठ जाए, इंस्टेड ऑफ दैट कि पहले आप पॉलिटिकल पार्टी को चुने फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुने। तो ये कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं है, ठीक है, जो हम ये इतना बड़ा स्कोप करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइज करने की, इतना बड़ा इलेक्शन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का, इसका इतना बड़ा कोई स्कोप दिखता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, थर्ड क्या है, ये जो एलिमिनेट करता है इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो वोटर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, वो पॉलिटिकल पार्टी को चुन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ चुन ही नहीं रहे हैं, तो इनके बीच में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये जो गैप है ना पॉलिटिकल पार्टी का, ये हम नहीं रख सकते बीच में, ये जो है वोटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में ये जो वॉल है ये नहीं होनी चाहिए, उनको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, तो इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, किसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, कि इससे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एलिमिनेट करें एमपीज को वोटर के द्वारा, मतलब वोटर को पता ही ना हो कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इससे पहले हम इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ही खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं अपनाया, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट बीच में जो है एक वॉल खड़ी कर रहा था, ठीक है।
फोर्थ क्या है, ये प्रमोट करता है माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट। मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ओपिनियन होता है, ठीक है। अब उसको एक ग्रुप इंटरेस्ट शो करेगा, दूसरा कुछ शो करेगा, ठीक है। तो हर एक में क्या अपनी अपनी थिंकिंग होगी, तो उसका क्या है, उसको प्रमोट करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए हमें सबकी राय लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, माइनॉरिटीज की जो थिंकिंग है, उनकी जो ग्रुप्स की जो थिंकिंग है, रेदर देन कि हम पूरे इंडिया को एज ए यूनिटी लेकर चले, वो अपनी माइनॉरिटी की जो थिंकिंग है उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। हर एक ग्रुप उसको प्रमोट करने में लग जाएगा, तो हमें ये नहीं करना है। तो बहुत सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। फिफ्थ है, इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर। ये सिग्निफिकेंस मतलब पार्टी सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, और जो वोटर का जो उनका जो राइट है वो कम कर देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के कौन जा रहा है, वो शिकायत किससे करें डायरेक्ट, उनको यही नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, तो इसलिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं किया इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन डायरेक्ट इलेक्शन की ज्यादा सुटेबल है रेदर देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ मेंबर ने बोला होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हम जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करेंगे, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं माना। जो भी ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने इस सिस्टम को नहीं अपनाया और डायरेक्ट इलेक्शन को ही अपनाया, ये रीजंस देते हुए जो मैंने अभी आपको बताया। तो ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये हम। ओके।